हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं एक महीने में एग्जाम प्रिपरेशन की इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के बारे में। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो, इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके दो टॉपिक्स कवर करूंगा। एक तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए अच्छे मार्क्स के लिए, और दूसरा सारा सिलेबस कवर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं अच्छे मार्क्स के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसने भी ये पूरी वीडियो समझ ली, क्योंकि देख तो बहुत से लोग लेंगे, लेकिन जिसने भी समझ ली उसकी ह्यूमैनिटीज़ में 95% से अबव मार्क्स पक्के हैं। पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, बल्कि मैं इसे ऐसे बोलूँगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं, ठीक है, जिसमें बच्चों को इम्प्रैक्टिकल एडवाइस दी जाती है कि 12-12 घंटे पढ़ाई करो, दोस्तों से मिलना बंद कर दो, ठीक है, बाहर आना जाना बंद कर दो। बट यहाँ मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाला। यहाँ हम बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे। यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है बस, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि अपने आप को बुक्स के भार के नीचे नहीं दबाना। हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज़ करनी है और उसके अलावा कोई भी बुक ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमें जज्बाती होकर दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारी बुक नहीं खरीदनी कि भाई हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, नहीं। सिर्फ एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, ठीक है। लेकिन उन एनसीईआरटीज़ को हमें घोट के पी जाना है, ठीक है। और ये कैसे करना है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो। और ह्यूमैनिटीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ चीज़ें अपनी भाषा में समझनी है, क्योंकि अगर आपने पूरा चैप्टर कहानी के फॉर्मेट में समझ लिया तो 80% लड़ाई आपने वहीं जीत ली। बस पढ़ते टाइम ये और ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपने चीज़ पढ़ी है उसके पीछे क्यों का जवाब ढूंढ लो। कि अगर जापान में मॉडर्नाइजेशन हुआ तो वो क्यों हुआ, अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लाया गया तो वो क्यों लाया गया, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो अगर आपको वो रीज़न भी समझ आ गया तो आपने बाकी बची हुई 20% लड़ाई भी जीत ली। अब बस आपको एग्ज़ाम में उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपने आप से सच बोलना है। और ये करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि भाई आपका सिलेबस क्या है ना? और आपको ये भी पता है कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। तो खुद को ऑनेस्ट रखने के लिए सारा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज लिख के जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ सामने दीवार पे चिपका दो, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो आपको पता हो कि भाई एग्जाम में एक महीना रह गया है और आपकी कितनी तैयारी बची है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का एक बहुत ज़रूरी फ़ायदा और भी है, और वो हम आगे देखेंगे अभी वीडियो में। तीसरी बात ये कि हमें अपने पढ़ाई का टाइम फिक्स करना है। फिक्स से मेरा मतलब ये नहीं कि भाई आपको मिनट टू मिनट का शेड्यूल बनाना है कि भाई मैं 3:30 से 6:30 तक पढ़ाई करूँगा, नहीं। इसमें हमें ये देखना है कि हम अपना एक टाइम फिक्स कर रहे हैं पढ़ाई के लिए कि दोपहर में मैं 3 घंटे अपना पढ़ाई करूँगा, या शाम को 2 घंटे मैं पढ़ाई करूँगा, या रात को 2 घंटे पढ़ाई करूँगा। एक्चुअली होता क्या है कि ह्यूमन बीइंग इज़ एन एनिमल ऑफ हैबिट। तो जैसा भी आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे ये उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप इसे खाने के टाइम पे बोलोगे पढ़ने के लिए, या फिर सोने के टाइम पे बोलोगे पढ़ने के लिए, तो वो रिदम नहीं आ पाएगी जो आपको चाहिए। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हैबिट लगना ही थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार जब हैबिट लग गई तो उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे वो आपकी इमेजिनेशन से 10 टाइम्स बेटर होंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात का आपको जो ध्यान रखना है वो है कि जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतना ही ज़रूरी आपकी सोशल लाइफ भी है। इसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। लोग शायद से आपको ये बोलें कि भाई दोस्तों से बात नहीं करनी, बाहर नहीं निकलना, ठीक है, मोबाइल नहीं चलाना, बट आपको पता है कि ये आप कितने दिन तक कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें हर चीज़ को टाइम एलोकेट करना है, ठीक है। जैसे आधे घंटे के लिए आप फ्रेंड्स के साथ बाहर वॉक करने चले गए, आधे घंटे के लिए आपने मोबाइल चला लिया। लेकिन ये चीज़ें करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि टाइम बहुत स्पीड से निकलता है जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रहे होते हैं या मोबाइल चला रहे होते हैं। तो आपको स्टार्ट करने से पहले आधे घंटे का अलार्म लगा सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप अपनी फैमिली को बोल सकते हो या अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि भाई मुझे आधे घंटे के बाद आप वापस बुला लेना घर पे, या फिर मुझे बोल देना कि भाई मोबाइल का टाइम खत्म, आप पढ़ाई का टाइम शुरू, ठीक है। यूजुअली पेरेंट्स इस मामले में बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, वो आपको कभी आधे घंटे से ज़्यादा चलाने देंगे ही नहीं। तो ऐसे आप अपनी लेजर लाइफ के लिए टाइम भी निकाल सकते हो, और आप थोड़ा सा फ्री भी हो सकते हो कि भाई हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी, मेरी सोशल लाइफ भी ज़रूरी है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी वो है पढ़ाई के टाइम फ़ोन यूज़। और इसके पीछे फैक्ट है, आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके सर्च कर लेना, ठीक है। जब भी आप पढ़ रहे होते हो और आपको मैसेज आता है इंस्टा पे या फिर दोस्त की कॉल आ जाती है, आपको लगता है कि यार 30 सेकंड लगेंगे या 1 मिनट लगेगा, मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। एक एवरेज इंसान को वापस उस काम पे फोकस लगाने के लिए 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। तो यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको कॉल आ गई बीच में और आपने 2 मिनट के लिए उसमें बिजी हो गए, तो वापस उसी ध्यान से पढ़ाई करने के लिए आपको अगले 23 मिनट
लग जाएंगे, ठीक है। और यही रीज़न है कि बच्चे बोलते हैं कि हम 4 घंटे पढ़ते हैं और एक चैप्टर भी कवर नहीं होता। रीज़न यही है। तो अब आपको इस एडवाइस के पीछे का लॉजिक पता है, तो पढ़ाई करते टाइम फ़ोन आपके रूम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ़ोन का आपने टाइम अलग से सेट कर रखा है, जब पढ़ाई हो जाए वापस जाओ फ़ोन के लिए और आराम से टाइम स्पेंड करो अपना, ठीक। तो ये तो थे कुछ डूज़ एंड डोंट्स। अब बात करते हैं कि 1 महीने में सारा सिलेबस ख़त्म कैसे करें। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपना सिलेबस लिख के दीवार पे लगाना है। अब उसका भी एक तरीका है और वो तरीका हमारी करंट प्रिपरेशन के हिसाब से होगा, ठीक है। अब आपके अलावा कोई नहीं जानता कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है, तो आपको अपने सिलेबस को भी उसी हिसाब से डिवाइड करना है, सेग्रीगेट करना है। सबसे ऊपर आपके वो चैप्टर्स आएंगे जो बिल्कुल अनटच्ड हैं, ठीक है, यानी आपने अभी तक एक बार भी उन्हें नहीं पढ़ा, ठीक। उसके बाद वो चैप्टर्स आएंगे जो आपने थोड़े से पढ़ रखे हैं, यानी जिसके बारे में आपको टॉपिक्स के बारे में आपको पता है, ठीक। फिर सबसे नीचे वो चैप्टर्स जिन पे आपकी अच्छी पकड़ है। जैसे जैसे हम चैप्टर्स कवर करते रहेंगे वैसे वैसे हम लिस्ट में उनको कट करते रहेंगे और आप देखोगे कि इस एक्सरसाइज से आपको कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक। ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम हर दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि एक में इंसान बोर हो जाता है और 3 में कंफ्यूज। तो 2 ऑप्टिमम नंबर है पढ़ाई के लिए, ठीक है। पर ये 2 सब्जेक्ट्स आप कैसे डिसाइड करोगे? इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका देता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारे 5 सब्जेक्ट्स में से हमें डिसाइड करना है कि किन सब्जेक्ट्स में हमारी पकड़ अच्छी है, कौन से सब्जेक्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं। और पकड़ या स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने सारा सिलेबस खत्म कर रखा है उस सब्जेक्ट का, नहीं। पकड़ से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो आपको वो ईजिली समझ आता है, आपको इंटरेस्ट आता है, ठीक है। आपको उसको पढ़ने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको बोर्डम नहीं होता, ठीक है। तो ये थी मेरी डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग की। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 5 में से हर बच्चे के एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो ऐसे होंगे जिस पे उसकी पकड़ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे हो सकता है किसी के लिए इंग्लिश और सोशियोलॉजी हो, किसी के लिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसी बेसिस में हम अपनी मेहनत डिवाइड करेंगे। इसे पता लगाने का एक तरीका और भी है। अब अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के नंबर चेक कर लो, आपको उससे भी आइडिया लग सकता है कि भाई अगर आप श्योर नहीं हो तो, ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ठीक। अब इन 5 में से मेरे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो हैं सोशियोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है। तो मैं अपना स्केड्यूल कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ कि मंडे को मैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और इंग्लिश कवर करूँगा। अब इसमें हिस्ट्री मेरा वीक सब्जेक्ट हो गया और इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गया। तो स्टार्टिंग के 3 घंटे दिन के मैं अपने हिस्ट्री को दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई वो मेरा वीक सब्जेक्ट है, उस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। और शाम को 2 घंटे या रात को 2 घंटे मैं अपने इंग्लिश को दूंगा। सिमिलरली ट्यूसडे को मैं पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी कवर कर सकता हूँ और वेंसडे को मैं ज्योग्राफी कवर करूँगा और जो चैप्टर्स मैंने अभी 2 दिन में कवर करे हैं उनकी रिवीजन करूँगा, ठीक है। अब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं पहले 10 दिनों की। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ नए चैप्टर्स कवर करोगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ज़्यादा नहीं तो आपने कम से कम 40% सिलेबस कवर कर रखा होगा, या तो मिड टर्म्स के थ्रू या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स के थ्रू। तो जो बाकी 60% सिलेबस है इन 10 दिनों में हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब इन चैप्टर्स को पढ़ने का भी एक तरीका है। आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी से पहले उस चैप्टर की यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन देखनी है। आप ये चाहे मेरे चैनल से देखो या किसी और चैनल से देखो, ठीक है। लेकिन बस ये मेक श्योर करना कि चैप्टर की एक्सप्लेनेशन छोटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक चैप्टर के लिए मल्टीपल पार्ट्स में वीडियोस देख रहे हो या फिर एक एक 2-2 घंटे की एक्सप्लेनेशन देख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट में वो वीडियो आपको पूरी कंप्लीट करनी चाहिए। एक बार जब आपने वीडियो देख ली फिर आपको शुरू करनी है एनसीईआरटी, ठीक है। ऐसे जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप चैप्टर के साथ बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे, आपको चीज़ें इजीली समझ आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियो में वो काफ़ी हद तक समझ ली हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएंगे। अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। अब ये कवर करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि अगर आप क्वेश्चन बैंक अफोर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू कर सकते हो। अगर नहीं तो आप क्या करो, आप सिंपल गूगल पे सर्च करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्स वाई जी चैप्टर, ठीक है। मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएंगी, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे अनकवर चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपको पहले वीडियो देखनी है, फिर चैप्टर पढ़ना है और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं। और उस दिन जहां आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और बाकी आपको रिवीजन करनी है, उस रिवीजन में भी हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका सबसे पहला टारगेट अनकवर चैप्टर्स का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार पहले जो पढ़े हुए चैप्टर्स हैं उन पे हमारी पकड़ अच्छी है, एक बार वो कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो सिलेबस जल्दी निपट जाए हमारा।
तो यहीं बच्चे सबसे बड़ी अपनी गलती कर रहे हैं और अपने आप से एक्चुअली वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो पढ़े हुए चैप्टर्स हैं उसको पढ़ के वो अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं और जो नए चैप्टर्स हैं उनकी कभी बारी ही नहीं आती। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इन नए चैप्टर्स में से ही आते हैं, क्योंकि पुराने चैप्टर्स में टीचर ऑलरेडी आपकी एक बार नॉलेज चेक कर चुका है, या तो मिड टर्म्स में या फिर हाफ ईयरली में। तो इसीलिए हम सबसे पहले उन्हीं नए चैप्टर्स को पढ़ेंगे ताकि बाद में उन्हें रिवाइज करने का भी हमें टाइम मिले। अब अगले 10 दिनों में हमारा पुराना जो सारा सिलेबस है हमें वो कवर करना है। तो हमने पहले 10 दिन की बात कर ली कि नया सिलेबस। अब अगले 10 दिनों में जो पुराना जो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है हमें उसे कवर करना है। यहाँ हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे 1.5x या 2x स्पीड पे सारी वीडियोस देखनी है और सीधा फिर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आना है। बट यहाँ जो हमारी अप्रोच रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हमें उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें उन्हें अपने फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हमारा आंसर होगा। अब इस एक्सरसाइज से आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपका कंटेंट रेडी होगा और दूसरा आपको एग्जाम में आंसर फ्रेम करने में हेल्प मिलेगी। आपको पता होगा कि आंसर कैसे शुरू करना है और कैसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और आप अपने आप आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। अगर इन 10 दिनों में आपके पास बाई चांस टाइम बच जाता है तो आप वापस जो नए चैप्टर्स आपने पढ़े थे, कवर करे थे पिछले 10 दिनों में, उनमें से जो मुश्किल चैप्टर है उनको दोबारा रिवाइज करोगे। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं जितना ज़्यादा जोर दे सकता हूँ उतना कम है, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। अगर आपको 95% मार्क्स लाने हैं तो रिवीजन करनी ही होगी। और रिवीजन का ही एक्चुअली फ़र्क होता है एक 60% वाले बच्चे में और एक टॉपर में। टॉपर समझता है कि भाई रिवीजन की क्या अहमियत होती है। फाइनल स्टेप हमारी प्रिपरेशन का आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर सॉल्व करना। रिवीजन के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। एक टॉपर ऐसा क्या करता है जिससे उसके अच्छे मार्क्स आते हैं? उसे पता होता है कि ऑलरेडी किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं और उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी पहले प्रिपेयर्ड होता है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, दिमाग पे ज़्यादा जोर डाले सीधा आंसर लिखना शुरू करता है। और जो हमने हर चैप्टर के बाद अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे उससे हमारे 80% कवर हो जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन जो बाकी 20% क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर होंगे, और ये वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हमें कवर करना ही करना है हर हालत में। मैंने अपने 7 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो एक टाइम पे पास भी नहीं हो पाते थे, बट डेडिकेटेडली ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद दे एंडेड अप गेटिंग मोर देन 90% इन द फाइनल्स। ठीक है, तो अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि भाई मेरे तो कभी 60 से ऊपर गए ही नहीं, ठीक है, मैं कैसे ला सकता हूँ मार्क्स, नहीं, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपके मार्क्स वहीं तक सीमित हैं जहाँ तक आपकी सोच सीमित है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की बजाय अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा एंड में। और एंड में अगर मैं आपको कोई फाइनल एडवाइस देना चाहूँगा तो वो यही होगी कि पढ़ाई को बोझ समझ के मत करो। अगर बोझ मान के पढ़ोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि 50-60 से ऊपर जंप नहीं करोगे। चीज़ों को समझ के पढ़ो। ह्यूमैनिटीज़ में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि भाई आपको कहानी के फॉर्मेट में चीज़ें समझनी है, दैट्स इट, और बाकी प्रॉब्लम सॉल्व। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी सारी वीडियोस एकदम कहानी फॉर्मेट में हो और कोई भी वीडियो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसे ही सिमिलर टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन्हें कवर करूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस, एंड एग्जाम के बाद मुझे ज़रूर बताना कि भाई एग्जाम्स कैसे गए और क्या रिजल्ट आया। ठीक है, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।